आज पूछताछ में क्या है? पॉलिटी। तो हटिए नहीं रहा है, देखिए। हाँ, अजय जी से बातें मानता है। कब से हट जाएगा? चलिए, पूछताछ में क्या है सो कहिए। चलिए, आज पूछताछ में क्या बोले हैं? पॉलिटिकल साइंस। और चलिए, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाला बच्चा आया। प्राची झा जूही कुमारी है, खाली लड़की पहले है, लड़का सब पढ़ने में भी गड़बड़ा गया। सब सब टाइम से है। लड़का का भविष्य ऐसे ही खतरा में नहीं जा रहा है। अब काम लेट से कर रहा है, दिक्कत यही है ना। स्नान भी करेगा तो देखेगा ये काम चल जाने वाला है तो नहीं ये करेगा। देखता है पूरा शरीर भीज गया, गड़बड़ा रहा है ना, तब जाके वो स्नान करेगा। खानो बनाएगा, देख रहा है कि जब तक अड़ा रहा है वो अड़ेगा। लास्ट में 2 बजे 2:30 बजे जाके वो खाना बनाता है। हाँ, सब काम में आगे रहना है। चलिए, जय हिंद जय हिंद। राहुल पंडित, नीरज कुमार सिंह राजपूत भी, सोनी। चलिए, आज पूछताछ में आपको संविधान और केमिस्ट्री है। अब बताइए, भारतीय संविधान भारतीय संविधान का जनक या पिता किसको माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। सही है। भारतीय संविधान का जनक या पिता कहेगा तो भीमराव अंबेडकर। लेकिन भारतीय संविधान भीमराव अंबेडकर लिखे नहीं थे। एक प्रांत उसमें एक प्रारूप समिति था। भारतीय संविधान 13 समितियों से बनकर बना था। उसी में एक समिति था प्रारूप समिति। उसको ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति भी कहा जाता है। और उसी के कौन थे? भीमराव अध्यक्ष थे। और सबसे संविधान का ड्राफ्टिंग किए थे भीमराव अंबेडकर। क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष ही थे कौन? भीमराव अंबेडकर। इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रभाव थोड़ा ज्यादा दिखा। इसलिए भारतीय संविधान का जनक या पिता किसको माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। लेकिन भारतीय संविधान अपने हाथों से कौन लिखा था? सही है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी। देखिए, बात जब प्रेम की हो तो बिहारी जरूर रहता है कि अपना काम छोड़कर भी प्रेम करता है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आप किसी भी राज्य में चल जाइए, कहिए भाई साहब ये फलना जगह कहाँ है, तो आपको इंडिकेशन दे देगा कि भाई ऐसे ऐसे चल जाइएगा। लेकिन बिहार आदमी से पूछिए कि भाई साहब हमको वहां जाना, तो चलिए ना वहां छोड़ देते हैं। काम तो रहता नहीं है, ठीक है। उसको लगता है कि भाई बहुत दिन के बाद अगर कोई काम मिला है तो इसको निभाने में ही भलाई है। तो कहिएगा कि हमको गांधी मैदान जाए, तो हम भी उधरे चल रहे हैं, आपको वहां जाकर छोड़ देगा। हाँ ना, गांधी मैदान दूर कहाँ है? नजदीक 5 किलोमीटर से कम ना होगा। तो शहर, हाँ शहर है तो इसलिए। हाँ, अब हम लोग तो स्टूडेंट लाइफ में गांधी मैदान टेम्पू से नहीं जाते थे, हम तो पैदले जाते थे। हाँ, तो उस समय थोड़ा पैसों नहीं रहता। अब समझ जाइए, हम लोग इधर से जाते या टार पुल होते हुए बाजार समिति, कै किलोमीटर हुआ। हाँ हाँ हाँ, शाम में हम लोग घुमाइए खाली करते थे, ठीक है। हाँ, इसलिए आप लोग को कहते हैं कि घूमना नहीं है, पढ़ना है। जल्दी आप जॉब कीजिएगा ना, तो ये हम ही लोग लेखा आपको बेरोजगार रहिएगा। यही बढ़िया है। आइएगा आइएगा इधर। तो संविधान अपने हाथों से, सर एक दिन में एक टॉपिक पूरा लिखवा न दीजिए। धीरे धीरे होता है, सबको एक बार अगर चाहेंगे करना तो संभव है नहीं, है ना। तो डॉक्टर आपको दवा देता है,
तो कहता है डेली सुबह शाम चाहे डेली एगो टैबलेट खाना है। पेशेंट को खाना था, काहे ना कहता है एक ही दिन में जाके सब खा जाइएगा। खाना तो सब है ना, लेकिन वो आपको डोज देता है, उसका धीरे धीरे उसका प्रभाव आप पर दिखेगा, तो रिएक्शन करेगा ना। हाँ सर, आज से टेस्ट होगा ना, टेस्ट हो गया अब 2 तारीख से चला। हाँ हाँ हाँ, टेस्ट जो ऑनलाइन जो होगा अमन कुमार, वो 2 तारीख से होगा है। हाँ, यूट्यूब में भी, यूट्यूब पर भी बोल दिए हैं कि आज से होगा, फिर पता चला कि ना 2 तारीख से होगा। हाँ, उसका नहीं बना होगा वो सब पोस्टर वोस्टर। देखिएगा अपने हाथों से संविधान कौन लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, सही है। लेकिन भारतीय संविधान लिखने में कितना समय लगा था? सही है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? भारत का। अगर आपको उठाना हो संविधान तो खा पी कर जाना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का। लेकिन दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान कहां लागू हुआ? अमेरिका में। दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान कहां लागू हुआ? तो अमेरिका में। लेकिन विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान का विचार कौन दिया था? फ्रांस। दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान का विचार कौन दिया था? तो कौन दिया था? फ्रांस दिया था। लेकिन विचार तो लिखित संविधान का दिया, लेकिन फ्रांस अपने यहां लिखित संविधान लागू नहीं किया। तो लागू सबसे पहले लिखित संविधान कौन किया? अमेरिका। जबकि लिखित संविधान में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत के। दुनिया का एकमात्र देश जहां अलिखित संविधान लागू है, ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो संविधान है वह लिखित नहीं है, आपको प्रारूप आपका बनाया हुआ है। हाँ हाँ, ध्यान रखना है। कहां लिखा गया? दिल्ली में। तो संरक्षण करने के लिए रखा गया था, वहां रखा, इलाहाबाद रखा, तब दिल्ली चला गया। हाँ, संविधान जो है, मूल जो संविधान है उसको तो जैसे हम लोग भगवान के पूजा करते हैं ना, वैसे ही सरकार उसको है, उसमें हीलियम गैस रखा जाता है ताकि दीमक उमक न लगे जहां रहता है वो। जैसे बहुत दिन तक अब देखिएगा कागज पत्तर का ये सामान सब अगर रख दीजिएगा तो उसमें दीमक लगने का, नमी डैम्प करने लगता, तो उसमें लग जाता है। तो उसमें हीलियम गैस का प्रभाव में रखा गया है ताकि उसमें किसी तरह का पेज पर जो लिखा गया है ऊपर का गड़बड़ाए नहीं, न किसी तरह का उसमें दीमक लगे। हीलियम गैस का प्रयोग किया। सुनिएगा, तो भारतीय संविधान का जनक पिता हो गया, कौन लिखा हो गया ना। तो अब बताइए भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस देश का है? ब्रिटेन का। किसका है आपका? ब्रिटेन का। लेकिन भारतीय संविधान पर किस एक्ट का सर्वाधिक प्रभाव है? 1935 का एक्ट। क्योंकि 1935 के एक्ट से ही 2/3 अनुच्छेद लिया गया है आपको भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान पर ज्यादा प्रभाव होने के कारण ही भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कहेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह और अस्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। देखिए, संविधान सभा का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 2 दिन के बाद, यानी 11 दिसंबर 1946। कब आपको? 11 दिसंबर 1946। हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो टॉपिक लिखवाते बड़ा अच्छा। अच्छा ठीक है, ये आप ही के लिए ना लिखा, ठीक है। हाँ हाँ। उसके बाद क्या भी बोले हैं, अस्थाई अध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों अगर कहेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान का आत्मा या हृदय किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। सही है आपको, प्रस्तावना को। तो भारतीय संविधान का आत्मा, हृदय या कुंजी या आईना आपको प्रस्तावना को कहा जाता है। तो प्रस्तावना को कौन कहा था? देखिएगा, भारतीय संविधान का कुंजी या आत्मा या हृदय, ये आपका हृदय या आत्मा या कुंजी आपको ये कहा कौन को कहा था? प्रस्तावना को कहा गया था। किसको? आपको प्रस्तावना को। कौन कहा? ठाकुर भार्गव दास। और भारतीय संविधान का आत्मा भीमराव अंबेडकर किसको कहा था? बारे बा अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में कहा जाता है, हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अंबेडकर संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसको कहा था? जबकि प्रस्तावना को ऐसे भी कहेंगे, टोटल ऑल राउंड में अगर देखते हैं हम लोग, तो भारतीय संविधान का आत्मा, हृदय प्रस्तावना को ही कहा जाता। लेकिन इनके पालकी वाला यानी प्रस्तावना को परिचय पत्र, भारतीय संविधान का यानी प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा? कौन? इनके पालकी वाला। यानी भारतीय संविधान के प्रस्तावना जो है, उसको प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? प्रस्तावना को। तो इनके पालकी वाला। सही है आपको, इनके पालकी वाला। चलिए बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 32, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान रखना है, प्रस्तावना किस पर आधारित है? सही है, प्रस्तावना किस पर आधारित है? तो उद्देश्य प्रस्ताव पर। उद्देश्य प्रस्ताव पर ही प्रस्तावना को लाया गया। जो उद्देशिका था या उद्देश्य प्रस्ताव था, उसी उद्देशिका को अब नाम क्या कर दिया गया है? प्रस्तावना। क्या है आपको? प्रस्तावना। अब तक प्रस्तावना में कितना बार संशोधन हो चुका है? एक बार। कितना बार? आपको मात्र एक बार प्रस्तावना में आपको संशोधन किया गया है। वो भी किस संविधान संशोधन द्वारा? कब? सही है, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत मात्र एक बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में। और उसी संशोधन से 3 शब्द को जोड़ा गया। कौन कौन? सही है, समाजवादी अखंडता। अखंडता को ही कहा जाता है एकता। अखंडता को ही क्या कहा जाता है? एकता। तो समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष का ही शाब्दिक अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष। एक ही बात हुआ। तो समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, ये तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। यानी पहले से प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, प्रस्तावना और अखंडता शब्द नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत उसको क्या कर दिया गया? भारत में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको किसको होता है? सही है, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को।
देश में अध्यादेश जारी करेगा राष्ट्रपति और राज्य में अध्यादेश जारी करता है आपको राज्यपाल। तो राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद से ये बिहार पुलिस में पूछा था, ये अनुच्छेद 123 से बिहार पुलिस में, अभी जो बिहार पुलिस हो, तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी, जबकि राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 213। सही है, आपको एक उठा के बीच में कर देना है, ठीक। हाँ, तो अनुच्छेद 123 अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 213 अध्यादेश आपको राज्यपाल द्वारा। अब बताइए लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। देश के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? सही है, देश के कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, देश के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, वास्तविक लग जाएगा तो कौन? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन? योजना आयोग, प्रधानमंत्री। और वही योजना आयोग का अब नया नाम कर दिया गया है नीति आयोग, और दोनों का अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल का अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। सही है, आपको प्रधानमंत्री। जो भी परमाणु कार्यक्रम होता है वह किसके अधीन कार्य करता है? ये भी आपको प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय और है क्षेत्रीय, हाँ, राष्ट्रीय क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री। अगर कहेगा क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है तो आपको गृह मंत्री। सही है, आपको गृह मंत्री। अब बताइए भारत में जो जीएसटी लाया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? 101वां संविधान संशोधन। भारत में 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया। 102वां संविधान संशोधन। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया, 10% आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस को। 103वां संविधान संशोधन। एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन। एससी एसटी का सीट 10 बरस तक बढ़ाकर अब 2020 से 2030 तक कर दिया गया है। ये भी कहेंगे तो 104वां संविधान संशोधन। अब बताइएगा 100वां संविधान संशोधन का संबंध। बांग्लादेश भूमि अधिग्रहण। 100वां संविधान संशोधन है बांग्लादेश भूमि अधिग्रहण। 106वां संविधान संशोधन। नारी वंदना योजना, यानी लोकसभा और विधानसभा में 106वां संविधान संशोधन, यानी 106वां संविधान संशोधन के द्वारा और महिला को लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण दे दिया गया है। क्योंकि पंचायती स्तर पर और नगरपालिका स्तर पर पहले से था। पंचायती राज में 73वां संविधान संशोधन और नगरपालिका में 74वां संविधान संशोधन और लोकसभा और विधानसभा में 106वां संविधान। इस सब में आपको महिला को 33% आरक्षण यानी 1/3 आरक्षण का आपका व्यवस्था कर दिया गया। क्लियर? ना मिलेगा, अब नहीं मिलना चाहिए। देखिए अब ये दिमाग में नहीं रखना है कि लड़का है तो हम लोग को आरक्षण मिले। समाज में जब तक आप कितनों लड़का बढ़ जाए, कितनों पुरुष बढ़ जाए, इस समाज में अगर औरत नहीं बढ़ा, समझ जाइए उस समाज को। आप जाइए यूरोप में कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि महिला के लिए, माने महिला इतना ज्यादा डेवलप हो गया है कि कभी किसी पुरुष के दिमागे पर नहीं आता है कि ये महिला के लिए होना चाहिए, पुरुष के लिए। और कोई भी परिवार कितना अच्छा है, कितना
संस्कृति से जुड़ाव रखा हुआ है, वह स्टैंडर्ड कितना है, वहां के परिवार के पुरुष से पता नहीं चलेगा। किससे? महिला। महिला को देखकर ही आप पता कर सकते हैं यह परिवार कितना आगे है और कितना पीछे है। पुरुष से पता नहीं चलता है। तो तो हो गया 100 क्लियर। अब आइएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है। थोड़ा हार्ड और हल्का दोनों पूछिएगा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। अपने धीरे धीरे, इसीलिए ना थोड़ा हल्के पूछ रहे हैं, अभी भारी नहीं था ये। हाँ हाँ, अब पहले से जो किया होगा उस सबको तो यादें न हो जाता है, इसलिए उस सबको आसान लगता है। इसीलिए ना, हाँ हाँ, हल्को रहता है कि कैसे नहीं रहता है, रहता है। तो ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में आइएगा तो ऐसा धातु का नाम बताएं जो हथेली पर द्रव के अवस्था में रहता है। गैलियम और सीजियम। वाह रे वाह, सही है आपको। गैलियम, गैलियम और गैलियम और ये दोनों जो है ऐसा धातु है तो हाथ पर आप रखेंगे तो द्रव के अवस्था में रहेगा। कैसी अवस्था में? द्रव के अवस्था में, यानी हाथ पर द्रव जैसा। क्लियर? अब बताइए, आपको बताना है कुछ ऐसा धातु का नाम बताए जिसको आप चाकू से काट सकते हैं। हाँ, तो चाकू से आपको काटा जा सकता है, वैसा धातु आपका कौन? अरे वाह, सोडियम लिख दे। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, लिथियम और ये सब ऐसा धातु है, मुलायम होता है। इसलिए धातु होने के बावजूद भी, मुलायम होने के कारण इसको चाकू से काटा जा सकता है। अब आपको बताना है सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता वाला धातु। अभिक्रियाशीलता, सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता वाला आपको धातु कौन है? दो गो के नाम बताइए। सही है, सबसे ज्यादा पोटेशियम। कौन है आपको? सबसे ज्यादा आपको पोटेशियम और उसके बाद सोडियम। सही है आपको, सोडियम। यानी सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता वाला धातु अगर कहेंगे तो फर्स्ट में आपको पोटेशियम और सेकेंड में आपको सोडियम। और सबसे कम होता है सोना और चांदी। सबसे कम अभिक्रियाशीलता, हाँ, सबसे कम अभिक्रियाशीलता, सबसे कम अभिक्रियाशीलता चेला किसका होता है? तो आपको किसका? सबसे आपका कम सोना और सोना के बाद चांदी। सही है आपको, चांदी। और सर्वाधिक विद्युत चालकता, सर्वाधिक विद्युत चालकता, सर्वाधिक विद्युत चालकता किसका होता है? चांदी, चांदी, उसके बाद तांबा, एल्युमिनियम और उसके बाद टंगस्टन। सही है, सबसे ज्यादा चांदी, तब तांबा, तब एल्युमिनियम, तब टंगस्टन। और सबसे कम आपका किस धातु का? किसका? का। सही है। किस धातु का सबसे कम विद्युत चालकता होता है? तो सीसा का होता है। जबकि सबसे अधिक चालकता होता है फर्स्ट में चांदी, तब तांबा, तब एल्युमिनियम और तब टंगस्टन। और सबसे कम विद्युत चालकता किसका होता है? तो सीसा का, अर्थात पीबी का। लेकिन व्यवहारिक जीवन में विद्युत चालकता में सबसे ज्यादा किस धातु का प्रयोग करते हैं?
कॉपर यानी तांबा का। व्यवहारिक जीवन में सबसे ज्यादा विद्युत चालकता के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा। लेकिन सबसे ज्यादा विद्युत चालकता होता किसका है? चांदी के बाद है आपको तांबा का, और तांबा के बाद एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाद टंगस्टन। अब बताइएगा एक द्रव धातु का नाम बताएं। द्रव धातु है आपको कौन? पारा। सही है आपको पारा। अब द्रव अधातु का नाम बताइए। कौन है आपको? ब्रोमीन। द्रव अधातु कौन हो गया आपको? ब्रोमीन। सही है। अच्छा द्रव आपको द्रव रेडियो सक्रिय धातु, द्रव रेडियो सक्रिय, द्रव रेडियो सक्रिय धातु कौन है? फ्रांसियम। सही है आपको फ्रांसियम। बहुत बढ़िया। और कमरे के ताप पर द्रव धातु, कमरे के ताप पर द्रव धातु अगर पूछेगा तो कौन कौन हो जाएगा? सही है पारा और गैलियम। कौन हो जाएगा? पारा और गैलियम। कमरे के ताप पर द्रव धातु की अगर बात कहेंगे तो पारा और गैलियम। सही है आपको पारा और गैलियम। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? अच्छा हम पीडीएफ के भी व्यवस्था कर रहे हैं चेला। उसके बाद हटाए इसको। अब देखिएगा पारा का एक अयस्क का नाम बताएं। सिनेबार। सही है आपको सिने पारा का सबसे प्रमुख अगर कोई अयस्क है तो कौन है? सिनेबार। क्योंकि पारा का निष्कर्षण भी होता है किससे? सिनेबार से। इसलिए सबसे प्रमुख अगर अयस्क कहेंगे पारा का तो कौन? सिनेबार। लेकिन पारा का एक मिश्र धातु है कौन? अमलगम। सही है आपको सिनेबार, सिनेबार और अमलगम। तो ध्यान रखिएगा सिनेबार जो है यह पारा का क्या है? अयस्क है। और पारा का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम। क्या कहते हैं? अमलगम। अब पारा का निष्कर्षण भी किससे होता है चेला? ये भी आपको सिनेबार से आपको। और ये भी जानते हैं पारा में धातु का तो सुचालक होता ही है, और इसमें क्या होता है कि तापमान बढ़ने पर पारा भी लमरने लगता है और घटने पर भी घटने लगता है। यही कारण है कि थर्मामीटर में कोई दूसरे तीसरे धातु का प्रयोग न करके हम लोग किसका करते हैं? पारा। एक और बात, बहुत सारा धातु है उतना चमकीला नहीं होता है जितना आपको पारा होता है, जिससे भी पता चल जाता है कि उसका पारा जैसे जैसे चढ़ता है हम उससे पता कर लेते हैं कि या आपको इसमें बुखार है कि नहीं है। अगर बुखार है तो कितना है। अब पारा जो होता है पारा, एक पारा के अधिकता से शरीर में एक बीमारी हो जाता है, मिनी माता रोग। कौन सा आपको? मिनी माता रोग है। जैसे पारा में रख के तो कोई पानी पिएगा नहीं, इसी समुद्र में या नदी के माध्यम से पारा आपको क्या कहा जाता है? आपको फैक्ट्री के माध्यम से आ जाता है, और वही अगर पानी हम लोग यूज करते हैं तो पानी में उपस्थिति हो जाता है पारा का। तो पारा से कौन सा बीमारी हो जाएगा? मिनी माता रोग, जिससे लीवर और एक किडनी अभी क्या होता है? खराब होने लगता है। लेकिन पारा जो होता है कितना डिग्री पर जमता है? -39 डिग्री। पारा जो होता है वह कितना डिग्री सी पर? कोई गलती भी बोल देता हंसना नहीं है क्विज में, तो आज नहीं आएगा कल के डेट में हम लोग जानिए जाते हैं, फिर कल जो ना आएगा परसों हम लोग जानिए जाते हैं। हंसना, उससे क्या होगा? मनोबल थोड़ा कम हो जाता है। हो सकता है क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा रहता है, कभी इधर उधर हमें लोग के पूछते पूछते कभी पहुंचा जाता है, स्पीड रहता है उसमें हो। तो पारा जो जमता है वो कितना डिग्री पर जमता है? तो -39 डिग्री पर। कितना डिग्री सी पर? 39 डिग्री सी। अब हम लोग का टॉपिक क्या था?
हम लोग रक्षा, परमाणु और अंतरिक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं ना। आए खत्म होने से कहते हैं, खत्म तो एक दिन में कर देते, उतने चीज लिखाते। तो खत्म तो करना अपना हाथ में रहता है। तो कौनो चीज के लिखाना है, 5 को लिखा देंगे कहेंगे खत्म हो गया, 10 को लिखा देंगे, लेकिन उससे आपका जॉब लग जाएगा। ये होता है कंपटीशन में, ज्यादा का चांस है लेकिन कम का चांस नहीं है। वहां अगर आप ज्यादा जानते हैं तो आपका वरीयता दिया जाएगा, और कम जानते हैं तो उस क्षेत्र में कोई वैल्यू नहीं। परमाणु कितनों पढ़ा देंगे तैयो एगो दूगो क्वेश्चन ऐसा आप देखिएगा कि लगेगा ना कभी देखे हुए हैं ना कभी समझे हुए। हम लोग कभी क्वेश्चन वैसा आ जाता तो लगता कहां से चला आया। तो ऐसा होता। यूपीएससी में 50% क्वेश्चन बच्चा से नहीं, 40 से 45% क्वेश्चन बना देता है, टॉप कर जाता। उतना दिन तो 15-15, 16-16 घंटा पढ़ता है, 10-10 साल से पढ़ता है, तब जाके 40 से 45% क्वेश्चन। डेली ना हो पाएगा, गड़बड़ा जाएगा वो। अच्छा, वो हो ना जाएगा, वो सब हो जाता है। अब आइएगा एवं अंतरिक्ष, सब हो जाएगा, आप लोग घबराइए नहीं। कई नंबर से हो गया है सर? पूछताछ कम से कम 5 घंटा कर, सब इतने में हो जाएगा, घबराना नहीं चला। आप नियमित रूप से रहिए, बाकी सारा चीज हमको पढ़ाना समझाना मेरा काम है। आइएगा, तो कितना नंबर तक लिखा दिए हैं? 45 या 45 शुरू करें। देखिएगा, भारत में प्रथम बार परमाणु परीक्षण किया गया। तो ये अगर कहेंगे तो 18 मई 74 ना, 18 मई 1974। कहां? पोखरण। पोखरण जगह का नाम है, पोखरण। तो जैसलमेर जिला में है, जैसलमेर जिला। तो किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में। कहां आपको? राजस्थान। अब देखिएगा इसमें कितना परमाणु परीक्षण हुआ था? मात्र 1। कितना परमाणु परीक्षण हुआ था? मात्र 1। मात्र 1 परमाणु परीक्षण किया गया, यानी इसमें एक ही परमाणु परीक्षण किए। उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? पीएम कौन? आपको इंदिरा गांधी। कौन आपको? इंदिरा गांधी। को भी बड़ा मन था कि मेरा देश कैसे मजबूत हो, शक्तिशाली हो, हमारे देश पर कोई आंख नहीं दिखाए। हाँ, यही एगो इंदिरा गांधी में देखते हैं, एक और नरेंद्र मोदी में। हाँ हाँ, तब भले जनता कहीं रहे उसे ध्यान कम रहता है, रोजगार हो बेरोजगार हो कोई मतलब नहीं है। इनको रहता कि हमारा देश पर ऐसा मतलब इसको हम बना दे शक्तिशाली कि चाह कर भी कोई देश। अब क्या कीजिएगा, मान लिया जाए अब एका बैग अगर मान लिया हम ही लोग अगर चाहेंगे 4 दिन में खूब तेज हो जाए, रिजल्ट निकल जाए, तो हो जाएगा? समय लगता है। हाँ हाँ, जितना मिसाइल खरीद लिया, जितना मिसाइल बना लिया, जितना मिसाइल का समझौता किया है, अब समझिए कि भविष्य में कभी भी भारत में मुद्रास्फीति अब आर्म से नहीं इतना बेच देगा कि अरबों खरबों रुपया। पहले हम लोग धान गेहूं मसूरी खेसारी बेचते थे तो रुपया आता था। अब बताइए,
हाँ तो परमाणु बेचा नहीं ना जाता, परमाणु बेचिएगा तो अथी हो जाएगा परमाणु बेचा नहीं जाता। तो जे परीक्षण करता है ओकरा पर तो संयुक्त राष्ट्र संघ अंकुश लगाता है, और जब आप बेचिएगा तो और आप ही को गलत समझेगा ना। मान लिया जाए किसी देश को आप बेच दिए, या टेक्नोलॉजी बेचा जाता है, बेच दिए और वो देश बना के कोनो देश पर छोड़ दिया, धीरे धीरे गड़बड़ाएगा ना सब देश। वही बात है। इंदिरा गांधी, अब इसमें ईंधन के रूप में चेला किसका प्रयोग किए थे? ईंधन में प्रयोग कहेंगे तो कौन? प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। और इस समय इसका लोगो क्या था चेला? लोगो, लोगो क्या था? हाँ, स्माइलिंग, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा आपको लोगो है। क्लियर? ऑनलाइन पर कुछ ध्यान दीजिए सर। ना ना संदीप कुमार पूरा ध्यान है तो कैसे कह रहे हैं नहीं? सर क्लास 6 मेरा छूट गया, अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। ओ अच्छा अच्छा, अच्छा रुकिए देखते हैं कैसे नहीं रखाया है। छठा क्लास नहीं आया है? ओ छठा क्लास रखा ही नहीं है? ओ अच्छा, दिमागे से उतर जा रहा है तो अच्छा ठीक है संदीप कुमार, आई हो जाएगा, आज हो जाएगा। आज हम वचन दे रहे हैं आपको पता होगा कि डेली कह देते हैं नहीं करते, आज हम वचनबद्ध हो गए। अब देखिएगा, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण, ये आपका 11 मई, रुकिए ये लिख देते हैं, 11 और 13 मई 1998, 11 मई और 13 मई 1998 कहा? पोखरण, राजस्थान। कौन सा जिला? जैसलमेर जिला। अब देखिएगा 11 मई को, 11 मई को 3 गो किया था, 3 गो परीक्षण हुआ था। 11 मई को 3 गो और 13 मई को 2 गो परीक्षण हुआ था। यानी कुल परीक्षण कितना हुआ था 1998 में? 3 + 2 = 5। उस समय देश का पीएम कौन? अटल भी है, बिहारी भी है। वाजपेयी। और उस समय, हाँ उस समय ईंधन के रूप में किसका प्रयोग हुआ था? हाँ, ईंधन के रूप में आपको यूरेनियम, सही है, आपको यूरेनियम। उस समय आपका उसका लोगो क्या था? लोगो था इसका, या लोगो या कोटेशन, कोटेशन ना होता है, स्लोगन इसको कहते हैं, थीम, विषय। लोगो था आपको शक्ति 98। क्या था आपको? शक्ति 98 का लोगो क्या था? शक्ति 98। सर आपका वचन फेल हो जा रहा है। ना ना आज ना फेल होगा खाना का टाइम रहता है, स्टाफों सब खाने लगता है। हो गया। तब 11 मई को 3 परीक्षण और 13 मई को 2 परीक्षण। यानी भारत अब तक परीक्षण कर लिया है, एगो 1974 में, 98 में 5 गो। अब तक हम लोग कितना परमाणु परीक्षण है? तो हम लोग के 100 के करीब में, लेकिन हम लोग परीक्षण किया है कितना? 6 ही। 5 प्लस
6। मैथ भी सही है आप लोग का, ठीक है। 5 + 1 6, ठीक है, 6 होता ही है। अब आइएगा परमाणु रिएक्टर, परमाणु शक्ति गृह, परमाणु परमाणु शक्ति गृह लिखेंगे तो ज्यादा लेट लगे। परमाणु रिएक्टर, हाँ ये लिखा जाएगा जल्दी। परमाणु परमाणु रिएक्टर, तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? देखिए नाम भी बहुत अच्छा, अप्सरा, लड़का सबको याद भी हो जाए। अप्सरा। और इसका कब हुआ है प्रारंभ? 1956 में। कब आपको? 1956। और अन्य नाम, अन्य भी आपका जो है, अन्य नाम जो है परमाणु रिएक्टर का भारत में, ये आपका कौन कौन है? जैसे जॉर्डन, जॉर्डन, अप्सरा, ध्रुव, जॉर्डन, अप्सरा, ध्रुव, पूर्णिमा, अभी ना कहिया कि अमावस्या, ये पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा। अरे अमन कुमार, ये हो जाएगा, ये रखा जाएगा। तो कई दिन से कह रहे थे ना, ठीक है, कई दिन से कह रहे थे, आज रखा जाएगा, रखा। तो अन्य नाम जॉर्डन, अप्सरा, ध्रुव और पूर्णिमा, यह सब भारत का क्या है? परमाणु रिएक्टर है। इसमें भारत का सबसे प्राचीन परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा। कौन है आपको? अप्सरा। ये कब आपको? 1956 में, 1956। चलिए लूसेंट में आइए आप सब आदमी, लूसेंट में आ जाना है, लूसेंट में आ जाना है। मोबाइल पॉकेट में रखना है, तो मोबाइल, चाबी, रुमाल, ये तीनों पॉकेट में रखना है, तो कब बगल वाला के पॉकेट में चला जाएगा कहना मुश्किल है, ध्यान रखना है। चोर के लिए ना ताला, ना पुलिस, ना प्रशासन, कुछ मायने नहीं रखता है। हम लोग जिस समय पढ़ते थे लॉज में, थोड़ा देर के लिए लड़का हमारा रूम में आया था, और वो जो है नमक ना होता है, शायद उसका घट गया था, भाईजी नमक गड़बड़ा गया, लाइए तो वह दिए। उतने देर में अगर वो जा रहा है, मोबाइल चार्ज में रखा हुआ था, खरीदने वाला खरीद लिया। तो आप कहीं भी जाइए, भरे 5 मिनट बाथरूम कहीं जा रहे हैं, रूम में ताला मारिए के जाइए। मान लिया जाए ले लेगा, फिर 10, 15, 20 हजार रुपया गार्जियन को देना पड़ेगा। लगभग गार्जियन किसाने हैं, तो उनको थोड़ा मुश्किल होता है। भले खरीदने के लिए तो आप कहिएगा कि बड़ा जरूरी है, काम बिगड़ रहा है, तो कहीं से ला देते। गार्जियन तो भले बेटा बदल जा रहा है, गार्जियन नहीं बदल रहा है। वो तो अपन जान बेच के आप लोग को पढ़ाएंगे कि कैसे। अब बच्चा सब बदल जा रहा है, और वो बदलता जब शादी ब्याह होता है तो है उसके दिमाग पर कोई दूसरा राज करने लगता है, ठीक है। अब उसको जो जो करता है, तो बेटा तो वही करता है, ठीक, बाद में कुपातर हो जा रहा है। हाँ, तो औरत का भी कर्तव्य बनता है कि सास ससुर इस सब का सेवा करे। नहीं आइएगा, अब हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम पढ़े थे, ऊर्जा संरक्षण का नियम। और यही हम लोग बात हुई थी हम लोग की कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जाता है और न ही आपको उत्पादन किया जाता है, तो सिर्फ ऊर्जा का माध्यम परिवर्तन किया जाता है। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सिर्फ
आपको रूपांतरित किया जाता है, न नष्ट किया जाता है और न ही उसको निर्माण किया जाता है। अब कुछ ऊर्जा में रूपांतरण कैसे होता है, सो डायनमो, हाँ, जैसे डायनमो जिसको आमतौर पर हम लोग कहते हैं जनरेटर, क्या कहते हैं, जनरेटर। तो डायनमो आपको कैसे ऊर्जा को रूपांतरित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में दो ऊर्जा होता है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा, यानी यांत्रिक ऊर्जा दो ऊर्जा से मिलकर बना होता है, एक गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक। तो डायनमो यानी जनरेटर ऊर्जा को कैसे रूपांतरित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसमें आपको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सर लड़की सबको बोलिए लड़का का सम्मान करे। अच्छा अच्छा अच्छा, बात सही है आपका, बिल्कुल कहना जायज है। राजा सिंह, हाँ, अच्छा सर, देखिए जब आप हम या आप जब सम्मान करने वाला अगर काम करेंगे तो बताइए कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो आपका सम्मान नहीं करेगा। हाँ, हम लोग का भी कर्तव्य और जिम्मेदारी बनता है कि जहां लड़की हो उसको ये एहसास नहीं हो कि लड़का कौन है, उसको इतना कलेजा मजबूत हो जाए कि लगे इतने मेरा भाई है, अब यहाँ हमको कुछ, तो उसको एक दिमाग में 12 बजे रात के भी अगर वो सड़क पर हो और कोई एक लड़का दिखाई दे तो उसको आपको इतना गरिमा हो कि अब हमको दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता है, मेरा भाई तो एगो टहलिए रहेगा। अब बताइए वो कितनों बेवकूफ लड़की होगी के प्रति, लड़का के प्रति उसका आस्था बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब आस्था वाला हम लोग कामें नहीं करेंगे, अब उसको यह डर लगे कि बाप रे भाई वो लड़का घूम रहा है, अब बताइए जाके हमको पूजा करेगा, क्या आपको पूजा करेगा, क्या मोमबत्ती दिखाएगा। तो बात सही है, सम्मान करना चाहिए, उससे पहले हम लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि सम्मान वाला काम करना। हाँ, आज बताइए कलकत्ता में एगो डॉक्टर के साथ बदमाशी किया है, अब बताइए क्या वो पूरा डॉक्टर कॉलोनी खाली रहा होगा, हॉस्पिटल खाली रहा होगा, ये गवाही नहीं देता। आप बताइए कैसे सम्मान करेगा, वो तो जान रहा है कि कसाई है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल का कभी सम्मान होगा, बताइए। मुंह जात के उसको हत्या किया, बताइए, बोले नहीं, उसका आवाज नहीं निकली, बताइए तो मैं उसको कितना कष्ट हुआ होगा। तो मैं चाहता तो नहीं बचा लेता, का जो अध्यक्ष रहता चाहता सबका मिली भगत रहता है। फांसियों से अगर कोई बड़का अगर ला दे उसको दे, जैसे सऊदी अरब सब में होता है, उसको सामने क्या करता है, कपड़ा नहीं कपड़ा पहना देता है और गोली से छली छली उड़ा। तो कुछ नियम कानून ऐसा रहना चाहिए जिससे डरे। बड़ा बड़ा बाप के बेटा नहीं डरता है कानून से, तो लगता है कि 2-4 दिन में जाएंगे आ जाएंगे, यानी जेल को ससुरारे समझता है, पता है उसको डर लगेगा कभी। हाँ, तो डायनमो ऊर्जा को कैसे रूपांतरित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। अब देखिएगा डायनमो का उल्टा क्या होता है ना, मोटर। ध्यान रखिएगा, डायनमो का उल्टा मोटर। तो डायनमो आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, अब मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक। अब आइएगा लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन एक दूसरे का विपरीत है। लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन, जैसे डायनमो और मोटर बताए दोनों का एक दूसरे का विपरीत, वैसे ही माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर एक दूसरे का विपरीत। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। लाउड स्पीकर में जब तक हम लोग विद्युत न देंगे तो बोलेगा, वो नहीं बोलेगा, तो पहले बिजली देंगे तब ना हलाओ हलाओ। अब आइएगा मोमबत्ती। मोमबत्ती में देखिएगा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश। आज जहां प्रकाश होगा वहां उष्मा होगा कि नहीं,
तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा में भी कन्वर्ट कर देता। अब आइएगा लाउड स्पीकर माइक्रोफोन, सोलर, सौर सेल। देखिएगा सौर सेल, सौर सेल जो होता है वह सौर ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर देता है और तब उसको क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और सौर सेल में ही एक रहता है कैपेसिटर लगाया जाता है। जैसे मान लिया, आप तो जानते ही हैं, जब धूप रहेगा तब ये ना पंखा उससे चलेगा सौर सेल से, या बल्ब जलेगी। अगर मान लिया जाए बारिश हो गई, ठंडा हो गया, तब बताइए तब एनर्जी देगा नहीं। तो कैपेसिटर लगा देने से क्या होता है कि समय धूप रहेगा तो एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और जिस समय धूप न भी हो, वर्षा हो या रात में, तब में उसका हम लोग प्रयोग कर सकते। यानी बिना धूप के भी रात में भी हम लोग सौर सेल प्लेट का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं ऊर्जा के रूप में। पंखा भी चला सकते हैं, आपको बल्ब भी चला सकते हैं। तो सौर सेल जो होता है वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, आज पूरे दुनिया सौर सेल पर डिपेंड कर रहा है। भविष्य में देखिएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पर ज्यादा लोग फोकस देगा, क्योंकि कोयला का एनर्जी, यूरेनियम का एनर्जी, ना जल एनर्जी, यह सब जो भविष्य में जो है यह समाप्त होने के कगार पर है। हो सकता है कि भविष्य में ये सब साधन क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। लेकिन सौर वाला और पवन वाला जब तक पृथ्वी है तब तक वह रहेगा। तो आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन और पवन ऊर्जा का उत्पादन दोनों कौन देश कर रहा है, चीन। चीन, भारत में नहीं ना कर रहे हैं, विश्व में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन या सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला देश कौन है। देखिए भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उत्पादन, पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन तमिलनाडु। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन कहेंगे तो कौन, तमिलनाडु। जबकि सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में राजस्थान। कहा आपको, राजस्थान। ऐसे वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा अभी तापीय ऊर्जा है, तापीय में भी सबसे ज्यादा कोयला से। अभी वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा किस ऊर्जा का प्रयोग होता है, तापीय। और तापीय में भी सबसे ज्यादा कोयला, फर्स्ट में कोयला और सेकेंड में पेट्रोलियम। अब हम आएंगे हम लोग ट्यूबलाइट। क्या है आपको, ट्यूबलाइट। हाँ सौर ऊर्जा, हाँ सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में, हाँ ठीक है ठीक है। तो देखिएगा ट्यूबलाइट में आइएगा, ट्यूबलाइट नहीं है, हाँ देखिएगा ट्यूबलाइट जो होता है या क्या होता है, बिना बिजली के चलेगा नहीं है। तो ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को जब हम लोग जला देते हैं तो पढ़ने में सुविधा की दुविधा, सुविधा सुविधा ना, तो सुविधा इसका अर्थ है कि प्रकाश आ रहा है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। अब आइएगा मोटर, मोटर तो कह दिए, डायनमो का उल्टा। अब आइएगा विद्युत बल्ब। ये भी बिना विद्युत के, यानी बिना ऑन किए हुए आपका बिजली जल जाएगा, बल्ब जलेगी। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। और देखिएगा जहां प्रकाश होगा वहां उष्मा भी जरूर होगा। आप देख लीजिएगा 12 ठंडा के दिन में, अब तो रूम को गर्म करने का बहुत सारा चीज आ गया है ना, ब्लूमर है और सभी आपका हीटर है, बहुत सारा चीज है। पहले क्या होता था कि घर को हीट करने के लिए बड़ा बड़ा लोग बल्ब लगा देता और क्या करता था, खिड़की को लोग बंद कर देता और थोड़ा देर में अपने क्या होता, उष्मा में वो पूरा घर को हीट कर देता। वैसे ही ना हम लोग ब्लूमर चला के ना रात में छोड़ देते ना, या हीटर चला के छोड़ देते। हाँ, या मान लिया जाए हम ही लोग गांव देहात में देखते होइएगा, आग लोग तापता है ना, देखिएगा धीरे धीरे हम लोग तापते हैं तो क्या हो जाता है, उष्मा मिल जाता है। जब उष्मा मिलेगा तो हम लोग के शरीर को क्या करता है, हीट कर देता है।
हीट कर देता है तो उतना समय तक हम लोग को अच्छा लगता है। लेकिन ब्लूमर, हीटर, ध्यान रखिए, ये सब खोल के खिड़की और गेट कभी बंद नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ देता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड पिछला साल जो ठंडा में एक ही 7-8 आदमी मर गया। ब्लूमर चला दिया और शायद ठंडा ज्यादा रहा होगा, जिसके कारण खिड़की भी बंद कर दिया और गेट भी बंद कर दिया। आज जो सब सोया, जो अभी तक नहीं उठा है, हाँ हाँ माने मर गया, सब बेहोश हो गया होगा, नहीं किसी को जगाया होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे घर में एकदम। अब मौत वाला गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन जाता है ना, वो ऑक्सीजनों को क्या करता है? रोक देता है। अब स्वाभाविक है, जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, और जब दिक्कत होगी तो ज्यादा समय तक आपको दिक्कत परेशानी सहिएगा नहीं। अब मरना कौन चाहता है? अगर उठने वाला होगा, जैसे किसी को एक्सीडेंटे कर जाता है, नहीं लगता है कि, तो उसको लगता है कि ऐसा ही खेल रहा है, नहीं उठ रहा है। इतना ज्यादा चोट लग गया कि उठा नहीं हो रहा है उसको। ऐसे ही एक हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, एक महिला गैस खोल देने से उसके शरीर में आग लग गया। वो बड़ा कॉस्ट के चीज आई। तो हम लोग स्टूडेंट में खाना खा के 10-10:30 में रोडवा पर टहलते थे, 6-7 को सारा लॉज के लड़का से। तो जब कॉस्ट के चीज आई तो हम लोग को एगो पति बड़ी मारता था, एगो पत्नी के बड़ा दारू पीता, डॉक्टर के भाई था। देखिए, एगो डॉक्टर हड्डी रोग विशेषज्ञ था, और वो जो भैया था वो बड़ा बदमाश था। सबसे होशियार ओकरे पत्नी थी और सबसे दासा ओकरे था। ठीक है। अब वो चिचियाई तो हमको लगा कि फिर कहीं वो शराब उराब पी के आया होगा, तो कौन जाएगा डांटने, शहर में नहीं। लेकिन थोड़ा देर में खिड़की से एकदम आग के लपेट आया, तब हम लोग समझ मामला गड़बड़ है। तो जब ये उसके घर का आदमी सब उसमें रहता था, वो सब भी आया, तो हम लोग भी दौड़ते उड़ते गए, तो पूरे किचन में आग के लपेट था। तो हम लोग जब ये देखे फिर पीछे, हाँ, हम लोग को डर लगा कि कहीं जाएंगे, कहीं पकड़ लेगी तो दिक्कत है ना। तो उस समय भी हम लोग को डर लगता था। ठीक है, इतना तो बुद्धि था ही ना। तो हम लोग सोचे कि यहाँ मामला गड़बड़ है, अभी इसको बचाना बड़ा मुश्किल। तो कंबल उतना जल्दी कहाँ से? पहले तो देखने ही गए थे क्या हो रहा है, तो बाद में ना कंबल। उसके बाद जो है उसका पति आया, उसको भी देखा आके। देखिए, लेकिन औरत कितना होशियार थी, पति को कह रही थी कि मत आइए, मर गई बात। तब हम लोग सोचे कि अब इसको जाया कैसे जाए। तब हमारा तो बड़ा डर लग रहा था। हम सोचे कि कहीं अगर मान ले लपेट में अगर आ गए तब बड़ा मुश्किल है। तब उसके हम पति को कहे, महाराज क्या मुंह देख रहे हैं, घींचिए ना, जो होगा से देखा जाएगा। उसको घींचिए कि जहां तक ठीक होगा ना, तब क्या होगा तो होगा। बाद में उसका पति के जब हम लोग कहे ना, तो उसको भी मतलब थोड़ा परेशान तो था ही वो बेचारा, लेकिन उसको लगा कि भाई क्या करे नहीं करे ना। तो जब ये हाथ धोके ऐसे बाहर खींचा ना, तो हाथ में ले ले बात। तो हम लोग को लगा कि बड़ी पड़ी, चुपचाप हम लोग नीचा लगे। ओकरा बाद हॉस्पिटल रोड में हम लोग रहते थे, धराधर आया, सब मर गए। आइएगा विद्युत सेल में आइएगा। ये विद्युत सेल जो है आपको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। अब देख लीजिएगा, आपको संवेग और गतिज ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, संवेग और गतिज ऊर्जा। एक तो आप लोग को कल बताए थे गतिज ऊर्जा, स्थितिज। अब देख लीजिए, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv²। अगर मान लिया जाए गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन बताना हो, तब गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? तो के ई बराबर हो गया ना।
अब आपका रिलेशन यानी संबंध अगर बताना किसमें, गतिज ऊर्जा और संवेग में, तो के ई बराबर पी स्क्वायर बटा 2m होता। क्या होता, संवेग बराबर क्या होता है, बराबर एम भी, और स्थितिज बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी। अब एक क्वेश्चन इसमें बराबर पूछता है, गतिज ऊर्जा हो जाएगा तो संवेग कितना होगा, ना वेग रहेगा तो गतिज ऊर्जा कितना होगा, तो ये सब रटने उठने की आवश्यकता नहीं है, बस फार्मूला बताए उसी पर आपको काम तमाम कर देना। जैसे अगर वेग गतिज ऊर्जा में अगर वेग 2 गुना है, अगर वेग 2 गुना है तो के ई यानी गतिज ऊर्जा कितना होगा, तो यहाँ 2 गुना है तो v का मान कितना है, v स्क्वायर है, क्या है v स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बराबर 4 गुना। अगर यही 4 गुना रहता वेग तो 4 चौका, क्लियर। अब हम लोग आएंगे, अब कहता है अब रिलेशन हम लोग को बताना है गतिज ऊर्जा और संवेग में। अगर आपसे कहेगा कि अगर संवेग 2 भी है तो उसका गतिज ऊर्जा भी क्या होगा, 2a भी कितना होगा भी, अगर 4 भी होगा तो गतिज ऊर्जा भी कितना, 4 भी, यानी जितना गतिज ऊर्जा होगा उतना ही का संवेग होगा। अच्छा हो गया, हो गया। अब देखिएगा स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में m क्या है, मास, v क्या है, गुरुत्व पे त्वरण, h क्या है, हाइट, क्लियर। अब कल फिर रहने दीजिए, फिर कल टेस्ट तो ऑनलाइन भी, ऑफलाइन टेस्ट शुरू हो गया है, ऑफलाइन